नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में आने वाले संभावित प्रश्न। ये संभावित प्रश्न आप पेपर से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न में से 99% प्रश्न हूबहू पेपर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन, जो है किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? जिसका आंसर है ऑक्सीजन को। हमारा दूसरा प्रश्न है भारत में गेहूं जौ लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था? जिसका आंसर है 8000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? जिसका आंसर है संस्कृत। अगला प्रश्न है ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था? जिसका आंसर है योग। हमारा अगला प्रश्न है जिस स्थान या चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेबर चौक। अब देखेंगे रिक्त स्थान टाइप के प्रश्न। ये रहे हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में से प्रश्न नंबर 6 है उपनिषद खाली स्थान ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है भरूच का यूनानी नाम क्या है? जिसका उत्तर है वेरिकाजा। अगला प्रश्न है किस कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं? जिसका आंसर है तहसीलदार कार्यालय में, तहसीलदार के कार्यालय में। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साप्ताहिक बाजार या हाट बाजार। अगला हमारा 10वां प्रश्न है समोआ द्वीप पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जिसका आंसर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है 11वां। उससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर एक जगह पर लिखे हुए हैं, पहले से 5वां तक। फिर रिक्त स्थानों के आंसर 6वां से 10 नंबर तक। अब देखेंगे 11वें प्रश्न का। ये है हमारा 11वां प्रश्न पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 12वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? तो बाबा साहेब जाना चाहते थे महार समाज के मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करने के लिए। 13वां प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के जो साधन हैं खेती, मछली पकड़ना और पशुपालन। अगला प्रश्न है ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। जिसका आंसर है इजराइल और हमास। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है 8 मार्च। अगला प्रश्न है ज्विनिंग मिल का कार्य लिखिए। जिसका आंसर है कपास के बीजों से रेशों को अलग करना ज्विनिंग मिल का काम है। अगला प्रश्न देखेंगे लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? जिसका आंसर है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग है। ये है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। अगला प्रश्न है 18वां भारतीय सेवा की संयुक्त कमान की स्थापना कब हुई और कहाँ की गई? जिसका आंसर है आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव 17वीं शताब्दी में रखी गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समुद्री सेना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस प्रकार 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई। और कहाँ पे? नई दिल्ली में। और यह मुख्य नौसेना अधिकारी एक एडमिरल के नियंत्रण में होता है। तो स्थापना 1934 में नई दिल्ली में।
हमारा अगला प्रश्न है 19 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना हुई कब। तो इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्य उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखना और जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। पहला उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, दूसरा स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, तीसरा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अब हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, जिसका आंसर है घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम और आम आदि। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा कालीन नगरीय सभ्यता की विशेषताएं यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, घरों से पानी निकासी हेतु नालियाँ की व्यवस्था थी और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। पॉइंट में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पके हुए ईंटों का मकान था, सड़कें का चौड़ा होना, सड़कें समकोण पर काटती थी, पानी निकास की व्यवस्था थी और नगर व्यापार प्रधान था। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग की कहानी लिखिए, जिसका उत्तर है रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। अधिकतर व्यापारी इसके हिस्सों में एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाकर अन्य व्यापारियों को बेच देते थे और इस तरह सामान हाथ बदल बदल कर हजारों मील दूर तक चला जाता था। अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्य का भोजन किस प्रकार का होता है, जिसका आंसर है ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों का भोजन थोड़ा अलग प्रकार का होता है। चूँकि वो ऊंचाई में हैं तो ऐसे में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम से भरपूर भोजन करते हैं। अगर आप वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम से भरपूर भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो ऐसे में निम्न रक्त शर्करा का खतरा बढ़ जाता है, लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये रहा हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है अगर आप किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ कौन सी आवश्यक चीज़ें लेकर जाना चाहिए, जिसका आंसर है पहाड़ी यात्रा पर हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा मोजे, गर्म कपड़े, मफलर, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, एक्स्ट्रा शूलेस, सीटी, डायरी पेन, कैश रकम, कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आईडी कार्ड की कुछ फ़ोटोकॉपी, छाता, ग्लूकोज पाउडर, मार्कर, छोटी कैंची, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट्स, रेनकोट, सनग्लास, कैमरा का एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा मेमोरी, ये सारी चीज़ें लेके जानी चाहिए। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र के आवासों की विशेषताएं लिखिए। पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं पहाड़ों में पाए जाने वाले आवासों को पर्वतीय आवास कहते हैं। ये क्षेत्र आमतौर पर ठंडे और हवा वाले होते हैं। जीवों में विभिन्न अनुकूलन होते हैं जो बर्फ से ढके पहाड़ों में उनके जीवित रहने में सहायता करता है। अब पॉइंट्स में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आवास क्षेत्र सामान्यतया बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में हिमपात भी होता है। सेकंड पॉइंट पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है।
तीसरा पॉइंट, यहाँ का मौसम हमेशा ठंड रहता है। चौथा पॉइंट, यहाँ के आवास अत्यंत छोटे होते हैं एवं तंबू से बनाए जाते हैं। पांचवा, विभिन्न प्रकार के पर्वतीय फल यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करिए। मानचित्र के प्रमुख घटक 3 हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। एक एक करके इनका वर्णन करते हैं। पहला है दूरी। दूरी मानचित्र का एक प्रमुख घटक है। वास्तविक स्थानों की दूरी को मानचित्र पर पैमाने की सहायता से छोटा करके बताया जाता है। दूसरा दिशा। दिशा मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगाकर उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। इससे अन्य दिशाओं का भी पता लगाया जा सकता है। तीसरा प्रतीक। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक प्रतीक है। मानचित्र पर विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलगाड़ियों, रेल की पटरियों तथा अल्प स्थानों को प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है। तो ये रहे हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर। जो भी अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाएं और अच्छे से याद कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एग्ज़ाम होने के बाद हम पेपर का एनालिसिस भी करवाने वाले हैं कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न में से कौन कौन से प्रश्न आए, और आप 100% श्योर रह के इसको पढ़ लें। थैंक यू सो मच।